इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। जो भी व्यक्ति भारत के ग्रोथ पे पैसा लगाएगा वो खरा उतरेगा। जैसे मैंने कहा, निफ्टी का हमने बनाया था 1000 था 95 में नवंबर 3, तो आज 30 साल से थोड़े एक और महीने हुए, आप 25,000 रुपया खाली कैपिटल पे है। डिविडेंड लोगे तो करीब 30,000 रुपया होगा। तो कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं था पिछले 30 सालों में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 5 साल में, जितने भी आप लगा लो, तो ऑन अ लॉन्ग टर्म क्यों हुआ ये? हमने करीब, निफ्टी ने 12-12.5% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिया, जो कोई दूसरे एसेट क्लास ने नहीं दिया। जब भारत ने 6.5%, 7% का एवरेज ग्रोथ किया है पिछले 30 सालों में, कोई साल में नीचे भी हो गए, जैसे कोविड के काल में हम नीचे भी आ गए थे, नेगेटिव चले गए थे, बट ओवरऑल 6.5-7% का आपने ग्रोथ किया। उसके सामने आपको करीब 12-12.5% का रिटर्न्स मिला। अगले 30 साल में आपको लग रहा है कि भारत उतना ही ग्रोथ करेगा या उससे अधिक ग्रोथ करेगा, तो उससे अधिक रिटर्न आपको 1000 का जो 25,000 हुआ, हो सकता है उसका सिमिलर रिटर्न्स और बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा, जो भारत आपको लग रहा है ग्रोथ करेगा। और भारत आपको क्यों लग रहा है ग्रोथ करेगा? आपको भी धारणा बनानी है, जैसे एक्सपर्ट बनाते हैं, तो आपको भी धारणा बनानी है कि आपकी क्या धारणा है, क्यों ग्रो करेगा? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो देश में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होता है, वो देश दूसरे देशों से आगे आता है। जो समाज टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करता है ज़्यादा अधिक गति से, तो वो समाज भी दूसरे समाज से ज़्यादा तेज गति से विकास होता है। और वो जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कौन कर सकते हैं? समाज की अपनी खुद की रचना होती है। जो कई समाज होते हैं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कई समाज कर पाएंगे। तो आज भारत एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है। मैं कई बार कहता हूं कि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी का सुपर पावर था। आप सर्जरी देखिए, आप गुरुत्वाकर्षण देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है साइंस में, तो वो भारत से आई थी। इवन सर्जरी हो, इवन डेसिमल सिस्टम हो, जो हमने, बट कई 1000 साल पहले हमने इन्वेंशन छोड़ दिया। लोगों ने आके हमसे सीखकर हमको गुलाम बना दिया। तो 1000 साल जब टेक्नोलॉजी की रेस हम हो रही थी, तब हम स्टेडियम में भी नहीं थे, हम कहीं दूर दूर थे। लेकिन पिछले 30 सालों में कुछ तो हुआ जिससे टेक्नोलॉजी की रेस में, जब आज वो रन हो रही है, उसमें हम सेंटर पे है, हम स्टेडियम में भी और फर्स्ट लेन में हैं। तो क्यों हुआ और क्यों ऐसा आगे होता रहा? क्योंकि हमारे पास जो डेमोग्राफिक्स है ये यंग है। आप अभी हमारा एवरेज एज करीब 28-29 है और 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, और आगे 50 साल तक हम यंग रहेंगे। बट आप देखिए, जापान ओल्ड हो गया बहुत सालों से, अभी एवरेज एज बहुत ज़्यादा 50 से भी ऊपर है। चाइना सडनली ओल्ड हो गया 1 चाइल्ड पॉलिसी में। साउथ कोरिया अगले 30 साल में या 40 साल में उनकी जो आज बस्ती है, कमी है, उससे आधी हो जाएगी। चाइना 2000 के साल में इंडिया से आधा होगा पॉपुलेशन में। आप इंडिया को देखिए, यंग पॉपुलेशन है, अपने इर्द गिर्द दोनों तरफ वी हैव यंग पॉपुलेशन, रीजनेबली लार्ज कंट्रीज, ऑल्दो वी थिंक दे आर स्मॉल compared to the world size, they are large, but they can't adapt to new technology because they want to go back in history. You go to Africa, it is unstable, otherwise it's a interesting young population. Europe you go, it is old population. America is old population, remained young because people were migrating. 2025 में अमेरिका में 2024 के कंपैरिजन में कम लोग थे फिजिकल, क्योंकि इट इज एन ओल्ड कंट्री, जस्ट दैट बाहर से लोग आ रहे थे इसलिए वो बन रहा था, अब वो रोक दिया। तो जो कंट्री में एडॉप्शन टेक्नोलॉजी का होता है और जो लंबी अवधि के लिए यंग रहेगा, वो कंट्री सबसे ज्यादा पैसा धन बनाएगा। आज हम तकरीबन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। पहले हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे, दुनिया चलती थी, हम चलते थे। इंक्रीमेंटल रियल जीडीपी ग्रोथ में 2-3% कंट्रीब्यूशन करते थे। धीरे धीरे हम ये ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए हैं।
2 इंजन और भी है, चाइना और अमेरिका। बट आज मैं रियल इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में 5-6-7% कंट्रीब्यूट करने लगा हूं। अब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। एंड आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो ये डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? एक समय था जब हमारी टैलेंट बाहर जाती थी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो जब सत्या नाडेला जैसे टैलेंट बाहर चली गई तो वो बाहर जाके माइक्रोसॉफ्ट चलाने लगा। कल का सत्या नाडेला भारत में रह रहा है। कुछ लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग भारत में रह रहे हैं। ये टैलेंट ही, ये एंटरप्रेन्योर्स ही भारत की ग्रोथ तय करेंगे। दूसरा, टैलेंट को कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। पहले यही था कि अगर आपके माता पिता के पास पैसे, आपके फैमिली के पास पैसे, तो आप कैपिटल ला पाएंगे। आज आपके पास बिजनेस आइडिया है तो एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल अवेलेबल कर देते हैं। टैलेंट और कैपिटल दोनों मिल गए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की सरप्लस है, बट एटलीस्ट अवेलेबिलिटी हो गई है शॉर्टेजेस में से। 2014 से 24 के बीच में हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जितना 2013 में खड़ा था। इंटरसिटी ट्रैफिक भले इश्यू हो, हाईवेज तेजी से बढ़ने लगे हैं, पावर अवेलेबल है, पोर्ट में 10 दिन के सामने 3 दिन में टर्न अराउंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट बने हैं, टेलीकॉम नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये एक त्रिवेणी संगम है हमारी इकोनॉमी के लिए, टैलेंट का, कैपिटल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के इंजन बने रहेंगे। हम चलेंगे, साथ साथ दुनिया चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी चल जाए बट मार्केट नहीं चले, जैसा चाइना में देखा है। उनकी इकोनॉमी हमसे 6 गुना बड़ी है, बट मार्केट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। हमारी मार्केट में अगेन एक दूसरा त्रिवेणी संगम है। एक बाजू कॉर्पोरेट नतीजे अच्छे आ रहे हैं। एक समय था प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो 1.6% था, आज 5% हो गया है। तो जो नतीजे अच्छे आए तो स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। एंड उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नतीजे अच्छे आते रहेंगे। मार्केट को फंडामेंटल के साथ साथ सेंटिमेंट और लिक्विडिटी दोनों चाहिए। भारत के प्रति लोगों के सेंटिमेंट अच्छे हैं बिकॉज एक इंटरनली लोगों को कॉन्फिडेंस है, और दूसरा बाहर वाले जब हमारी तरफ देखते हैं तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सेल्फ गोल नजर आते हैं। रशिया यूक्रेन में भिड़ गया, चाइना ताइवान की माला जप रहा है, ब्राज़ील में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, साउथ अफ्रीका में सोशल स्ट्राइफ है, टर्की में करेंसी बड़ी जोर से गिरी। तो घूम फिर के भारत एक ऐसा देश लगता है जहाँ पे उन्हें निवेश करने का मन होता है। एंड फाइनली लिक्विडिटी चाहिए, सेंटिमेंट अच्छे हो, बट अगर जेब में पैसे नहीं है तो उसी फंडामेंटल्स की वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं होगी। अब लोकल मार्केट में तो क्या कहे, एक लगान मूवी दिख रहे हैं। लगान में देखा था कैसे लोकल किसानों की टीम ने मिलकर अंग्रेजों को हरा दिया। हमारी मार्केट में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पहले हमने वनडे इंटरनेशनल देखा, गोरे आए मार्च अप्रैल मई जून 2020 में बेचने के लिए। कोविड के समय में लगातार बेचते रहे। हमारा रिटेल इन्वेस्टर खड़ा रहा, खरीदता गया। फाइनली गोरे बेचते बेचते थक गए, हार मान के चले गए। फिर उन्हें लगा वनडे हारे हैं तो चलो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो अक्टूबर 21 से लेकर जून 22 तक उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर गोरे 2.5 लाख करोड़ का माल बेचेंगे तो अपनी मार्केट में इतना ही करेक्शन आएगा। बट रिटेल इन्वेस्टर खड़ा रहा, बैटिंग करता रहा, माल लेता गया। फाइनली गोरे टेस्ट मैच हार गए। फिर उन्हें लगा चलो वनडे और टेस्ट मैच आ रहे, T20 खेलते हैं।
तो इलेक्शन के नतीजे वाले दिन आ गए T20 खेलने, एक ही दिन में 21,000 करोड़ का माल कैश मार्केट में बेचा, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। तो यहाँ पे रियल लाइफ लगान मूवी चल रही है, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, हमारे रिटेल निवेशक खड़े हैं। तो जिस देश में फंडामेंटल्स अच्छे हो, लिक्विडिटी अच्छी हो और सेंटिमेंट अच्छे हो, तो उस देश का मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उतार चढ़ाव 100% आते रहेंगे, बट मार्केट तो चलती रहेगी। वी आर बुलिश ऑन इंडिया। वो 10 साल के मींस इफ यू लुक फ्रॉम अ डेकेड पॉइंट ऑफ व्यू, तभी मैंने 10 साल पूछा। इंडिया वुड डू वेल, बट द थिंग इज द प्रॉब्लम और नॉट प्रॉब्लम, व्हाट द कंसर्न टुडे इज ऑन वैल्यूएशन। कि इंडिया अच्छा करेगी, दैट डजंट मीन दैट कंपनीज विल आल्सो डू वेल। तो वो कंपनी चूज करने के लिए that requires a lot of homework. So I think his focus is on finding those opportunities. It's not like आप डाट रखे अच्छा इंडिया अच्छा करेगी तो कोई भी मैं स्टॉक लेकर it will be good, you know. And so just an example I'll give you, and you will be well versed with this because it goes back to the 1990s. Again, there were a couple of sectors which was very exciting sectors. One was telecom and one was private sector airlines. India is liberalizing, more people will fly, GDP will grow, this, that. Of course, GDP grew, everything grew. How many of those airlines are still surviving? Everyone has pretty much lost money. Telecom, you would think telecom, mobile phones are coming, great sector, amazing, but it's not like you could have thrown a dart. At that time, people were throwing a dart and saying that telecom le lete. Today, only one, Airtel, Bharti Airtel has survived. Everything else has not survived. They've actually lost money for people. So, to say कि India is growing and ये बढ़िया होगा 10 साल में, but which company will do well is the main thing. That's our job as fund managers, as a asset management company to figure out कि ये 10 साल में ये पैसा बनाएंगी हमारे लिए कि नहीं बनाएगी. And there you have to see competitive intensity. What one thing we see is that is the sector very competitive? अगर बहुत competition है, pricing power नहीं है, पैसा नहीं बनाएंगे. However great that sector is for the people of India, so it will be great value of use, not great value for exchange. So again, telecom from 16 rupees 1996 for outgoing to free right now, we all have benefited from telecom. As Indians, we have benefited. Today, data is so given almost free of charge, you know. But are the companies making money? Our thing is, we have to see if the companies making money. It's not a socialist kind of a thing that we are looking at, you know. We are looking at from a capitalist point of view that will this make money for us?